महत्वपूर्ण स्थान। अब आप जानते हैं पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका विशेष महत्व हो गया है एक्यूप्रेशर का आज के टाइम पे। तो एक्यूप्रेशर क्या है आगे जानते हैं। एक्यूप्रेशर वास्तव में एक्यूपंक्चर पद्धति का ही अनुकृति है, उसी से संबंधित है, उसी का एक प्रकार है एक्यूप्रेशर। एक्यूपंक्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्यू प्लस पंचर। एक्यू मतलब क्या होता है, सुई, पंचर मतलब सुई चुभोना, है ना, एक्यू पंचर। तो एक्यू का अर्थ है सुइयां और पंचर का मतलब है भेदन। जबकि एक्यू मतलब सुई होता है और प्रेशर मतलब दबाव होता है। एक्यू प्रेशर मतलब सुई जितना दबाव। समग्र रूप से एक्यूपंक्चर का अर्थ है सुइयों द्वारा भेदन, किंतु सुइयों के स्थान पर उंगलियों अथवा किसी कुंद यानी नुकीली वस्तु से उस बिंदु पर उपचार यानी दबाव देने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। आधुनिक युग में समाज में बढ़ते हुए प्रदूषण, रोगों की असाध्यता, है ना, और एक्यूप्रेशर को विशेष स्थान सहज ही प्राप्त करा दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने, हमें बहुत जगह मिला, हमारे पीएसयू कंपनी में बैठ रहे हैं, बहुत सारे जगह इजीली हमको विशेष स्थान का दर्जा मिल गया है। गवर्नमेंट भी आज 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक भारत के संसद भवन में एक्यूप्रेशर का कैंप लगा हुआ है। वहां पे आज लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया है। बहुत अच्छा हो रहा है एक्यूप्रेशर वहां पे। गवर्नमेंट इसको मान्यता देने जा रही है। जो नए लोग सीखेंगे उनको जॉब की भी संभावना है। जैसे जो नए लोग हैं फटाफट उनको जॉब मिल जाएगी, बशर्ते उनके पास डिग्रियां होनी चाहिए। एक्यूप्रेशर अर्थात दबाव देने से किस प्रकार रोगों का निवारण होता है, यह एक निरंतर जिज्ञासा और शोध का विषय है। लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये हमने यहाँ पॉइंट दबाया और कैसे हमारा सिर दर्द हो ठीक हो गया, एक दिन में इतना कैसे आराम आ जाएगा, सालों की बीमारी है। कई बार ऐसा भी लोग बोलते हैं। दबाव देने से शरीर के विभिन्न भागों में चेतना शक्ति का संचार शरीर के अंग प्रत्यंग में सुचारू रूप से होने लगता है। यही एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति का मूल आधार है। जब आप प्रेशर देते हैं तो वो एनर्जी आपके पूरे बॉडी में फैल जाती है और उसको किया जाता है। तो पुस्तक के पाठकों के लिए है और प्रारंभिक ज्ञान से आपको अवगत कराना है, इसीलिए बुक को मैंने आपको दिखाया है जो शुरुआत से लोग सीख रहे हैं। इस बुक का आप देखेंगे सूक्ष्म अभिनव और एक परम सूक्ष्म अभिनव नाम से बुक है, उसमें भी इसकी बातें, यही सब बातें चर्चा की गई है। इस चेतना शक्ति को विश्व के विभिन्न भागों में यानी एनर्जी को, यानी एक्यूप्रेशर में दबाव देने से जो एनर्जी प्रकट होती है उसको विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन में इसको ची अथवा की बोलते हैं, जापान में इसको सियास्तु बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, बीच में पूछा भी था। भारत में इसको आत्मा या प्राण शक्ति बोलते हैं और पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों में लोग इसको ऊर्जा के नाम से, एनर्जी के नाम से जानते हैं। चीन के बाद यह पद्धति विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की गई है, जिसमें रूस, कोरिया, श्रीलंका, अमेरिका आदि प्रमुख देश हैं। भारत थोड़ा सा इसमें, भारत में पीछे है, लेकिन बाकी कंट्री में ज्यादा हो रहा है। कोरिया में खासकर सबसे ज्यादा है, चाइना में सबसे ज्यादा है, बाकी कंट्री में भी बहुत ज्यादा है। एक्यूप्रेशर एक प्रचलित स्वरूप है। वर्तमान में एक्यूप्रेशर की प्रचलित विभिन्न पद्धतियों से कोरिया के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर पाक जेवू द्वारा प्रतिपादित सुजोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पद्धति सबसे सरल और प्रभावकारी पद्धति है और रूप में विश्व के अनेक भागों में प्रचलित है। यानी कि जो प्रोफेसर पाक जेवू ने डेवलप किया, क्या डेवलप किया उन्होंने, सुजोग एक्यूप्रेशर को, और वो सबसे सरल भी है, इजी भी है और प्रभावकारी भी है। तो हम लोग सुजोग एक्यूप्रेशर भी करते हैं, बहुत अच्छा होता है। हमारे संस्थान में कार्यरत सैकड़ों थेरेपिस्ट हजारों रोगियों पर इसका प्रयोग किया। सुजोग उपचार को अत्यंत विस्मयकारी पाया गया है और इस पुस्तक में सुजोग की पद्धति पर आधारित
रोगों पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। अब आइए सुजोग जान लेते हैं क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार हमारे यहाँ आए होंगे, देखा होगा सुजोग लिखा हुआ है, और आप लोग जानते भी हैं सुजोग क्या होता है, और जो लोग पुराने हैं वो सब लोग जानते हैं। सुजोग शब्द कोरियन है, नाम से ही पता चलता है सुजोग कोरियन भाषा है, और ये दो शब्दों से मिला है, सु प्लस जोग, यानी जिसका अर्थ है हाथ प्लस पैर। सर पाकजेवू ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय में चिंतन के फलस्वरूप मानव शरीर की समानता हाथ की हथेली और पैर के तलवों में प्रतिपादित किया, यानी उनको 2 दशक लग गए, यानी 20 साल लग गए ये सिद्धांत को स्थापित करने में कि बॉडी की जो तुलना है आपके हाथ की हथेलियों से की गई है। और तब जाके उन्होंने बताया कि आपका कौन सा उंगली, कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है। इसी को सुजोग को उन्होंने पूरे कोरिया में, और इंडिया भी आए, और इंडिया में भी पूरे देश के अलग अलग कोनों में उन्होंने एक्यूप्रेशर का प्रचार प्रसार किया। इसका प्रयोग जब एक्यूप्रेशर द्वारा रोगों की चिकित्सा में किया गया, इसके परिणाम अद्भुत पाए गए। आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे थंब क्या है, आपका हेड है, अगर किसी को सिर में दर्द हुआ आप दबाइए, देखिए तुरंत आराम मिलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मिलता है, 2-2 सेकंड में सिर दर्द हल्का हो जाता है, इतना फास्ट है ये। हाथ एवं पैर के तलवों में सिर के 5, सिर से पांव तक शरीर के 3 भाग, जैसे हेड हो गया, सर, गर्दन और धड़ को उन्होंने स्थापित किया, है ना। कहाँ पे, हाथ से लेकर के पैर के तलवों में भी। इसका विस्तार करते हुए सर, गला, धड़, हृदय, फेफड़े, लीवर, स्प्लीन और किडनी एवं सहयोगी अंग और प्रत्यंग की संपूर्ण सामान्यता पाई गई। जब आप सामान्यता तुलना करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल पूरे बॉडी को मैच करता है आपके हथेली के जो बताए गए हैं बुक में। तो जिसके विषय में इस पुस्तक में आपको डीपली नॉलेज मिलेगी। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या होता है देख लेते हैं। एक्यूप्रेशर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ऊर्जा में आई रुकावट, चेतना मतलब ऊर्जा में, का संचार होता है, बल्कि उसके साथ साथ विभिन्न भागों में ऊर्जा के असंतुलन, इम्बैलेंस को भी दूर किया जा सकता है। तो इस विषय पर भी हम केवल संकेत मात्र देना चाहते हैं, क्योंकि यह विषय बहुत अत्यंत गूढ़ है, जिसकी इस पुस्तक में चर्चा करना संभव नहीं। अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी इतना बड़ा टॉपिक है, अगर 5 दिन भी बात करें तो खत्म नहीं होगी, यही बात इसमें लिखी गई है। सावधानियां क्या है, अगर हम उपचार करते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक्यूप्रेशर सीख लेते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान ही नहीं देते, भूल जाते हैं, या उनको पता ही नहीं होता है, वो डायरेक्ट पॉइंट ही सीख लेता है। तो सर्वप्रथम हमें दबाव यानी प्रेशर कैसे देना है उस पर ध्यान देना चाहिए। दबाव बहुत ज्यादा ना हो कि रोगी बर्दाश्त ना कर सके। पहली बात तो आपको ये ध्यान है कि देखना है पेशेंट सामने वाला कैसा है, कमजोर है कि मजबूत है, बीमार ज्यादा तो नहीं है, उसके जिस पॉइंट पे दबाव दे रहे हैं वहां कोई घाव वगैरह तो नहीं है, तो ये देखना है। दोबारा उपचार करने की हिम्मत कर सके। कई बार क्या होता है कि हम किसी रोगी को ज्यादा प्रेशर दे देते हैं, जिसके डर से वो दोबारा नहीं आता है, तो वो भी हमें देखना है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। जहां तक हो सके मध्यम दबाव देना चाहिए, और रोगी के क्षमता अनुसार प्रेशर हमें देना चाहिए। तो ये आप लोग सीख गए होंगे। कई लोग हैं हमारे जो हम जानते हैं, हम कई बार तेज दबा देते हैं तो वो लोग बोलते हैं, शायद वो लोग हमसे रेगुलर जुड़ गए इसलिए, नहीं हो सकता फर्स्ट टाइम अगर मैं उनका तेज दबा देता जुड़ते ही नहीं। अति भावुक और दिमागी रूप से परेशान रोगी अगर आपको दिखाई दे तो उसको दबाव न देकर उसको उसके आराम से बातें करके पहले उसको नॉर्मल करने का प्रयास करना चाहिए। समझ गए आप लोग, ऐसे करना है इलाज। किसी का भी करिए, आप घर में भी अपने फैमिली में भी कर रहे हैं तो भी ये सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा दूर से चलकर और दौड़कर आया हुआ रोगी अगर थका हुआ है, खाली पेट है, नशा करके आया है, तो उसका उपचार नहीं करना चाहिए, पहले उसको थोड़ा आराम करने के लिए बोलना चाहिए। बीमार और बूढ़े रोगी का बच्चों को हल्के हाथों से दबाव देना चाहिए।
और क्या करना चाहिए, सादृश्य बिंदुओं पर मेथी मटर पेपर टेप द्वारा रोगी के अनुसार 4 घंटे या पूरी रात बांध सकते हैं। ये रोगी के ऊपर डिपेंड करता है। सादृश्य बिंदुओं पर स्टार मैग्नेट और वयस्कों को 6 से 8 घंटे और बच्चों को 4 से 6 घंटे पेपर टेप द्वारा लगाना चाहिए। यदि उपचार के उपरांत सिर में भारीपन चक्कर आए तो स्टार मैग्नेट को तुरंत हटा देना चाहिए। मैग्नेट पर दबाव देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपको मैग्नेट लगाते हैं जो पीला और सफेद होता है उस पे दबाव हमें नहीं देना है, उसका खुद ब खुद प्रेशर होता है। महिलाओं के मासिक के समय पे गर्भ स्त्रियों का उपचार करने से बचना चाहिए। अगर उपचार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा किसी स्पेशलिस्ट का सलाह लेना चाहिए। मासिक धर्म से संबंधित उपचार नहीं कर सकते हैं। अगर हो सके तो महिलाओं के मासिक के समय उपचार ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हृदय के रोगियों को बहुत हल्का प्रेशर देना चाहिए। पहले उनको बातों से नॉर्मल करिए, उसको समझाइए, फिर ट्रीटमेंट दीजिए। नहाने के आधे घंटे पहले और नहाने के आधे घंटे बाद भी उपचार नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन फोड़े घाव के निशान पर उपचार हमें नहीं करना चाहिए। इसके रिएक्शन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। प्रायः ये देखा गया है किसी विशेष बिंदु पर दबाव देने से कभी कभी रोगी बेहोश हो जाता है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे गुरुजनों के साथ एक दो लोगों के साथ हुआ है। मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से आज तक मेरे पास मेरा कोई पेशेंट बेहोश नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छे एक गुड साइन ही है। अन्य प्रकार के लक्षण प्रकट होते ही जिनमें बहुत अधिक रोगी भयभीत हो जाते हैं, किंतु संस्थान में उपचार किए गए रोगियों के अनुभव के आधार पर हमारा अनुमान है कि कई प्रकार के लक्षण जो दबाव के कारण पैदा होते हैं वास्तव में वो साइड इफेक्ट प्रतिकूल नहीं है, बल्कि रोगी बाद में अत्यंत सहज और स्वस्थ अनुभव करने लगता है। हो सकता है प्रेशर देते वक्त थोड़ी सी वो मतलब उसको अच्छा नहीं लगे, लेकिन बाद में ट्रीटमेंट के बाद उनको बहुत अच्छा, या ट्रीटमेंट हटा देने के बाद पहले से उनको ज्यादा अच्छा फील होता है। तो उपचार के समय ये लक्षण आपको मिल सकते हैं, आप लोग देख सकिएगा। उपचार के उपरांत शरीर में सहज होने के कारण व्यक्ति को नींद आ जाती है, निद्रालु हो जाते हैं और नींद बढ़ जाती है ना। जब आपको प्रेशर देता है तो बॉडी रिलैक्स होती है, बॉडी थकी होती है, उसको रिलीफ चाहिए। आंतों से उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन होता है, यानी आपकी आंतें भी साफ होना, उसका जो रिसाइकल होने लगता है। प्राय स्त्रियों के उपचार के दौरान ये आप देखेंगे वाइट क्या डिस्चार्ज होने लगता है, वो भी कई बार होता है। तो वो भी ट्रीटमेंट में उसको पहले से ये प्रॉब्लम होती है जो ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है दिखाई देने लगे, लेकिन कुछ दिन ट्रीटमेंट करने के बाद वह स्वतः ही ठीक हो जाएगा। यह उपचार उत्सर्जी पदार्थों को त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर फेंकता है। परिणाम स्वरूप शरीर पर छोटे छोटे फफोले या चर्म संबंधित उपद्रव भी हो सकते हैं। हमने एक पेशेंट को देखा कि हमने उनको पॉइंट लगाया, 2 महीना लगाया, 2 महीने बाद उनको फोड़े फुंसी हो गए और वो बोली कि इससे तो साइड इफेक्ट हो गया। और वो ऐसे पेशेंट को हमको आके बताना चाहिए, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने आना बंद कर दिया। तो हम तो ये जानते हैं कि ये साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि ये लाभ ही है। और उनका टॉक्सिन जो है बॉडी के जगह जगह जो नसों में अटक गई है, रुक गई है, जो जहां रुक गई वो वहीं से निकलना स्टार्ट हो गया। ये बाद में स्किन उससे अच्छा बेहतर मुलायम हो जाता उनका, लेकिन वो लोग को कौन समझाएगा। तो ऐसा हो सकता है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है। बॉडी में फोड़ा फुंसी होना बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उपचार के दौरान रोगी को बुखार भी आ जा सकता है। वो इन्फेक्शन है जो इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है एक्यूप्रेशर पॉइंट से। ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन आप इलाज कराइए, स्वतः ना ठीक हो तो आप दवाइयों का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसी दशा में उपचार जारी रखना चाहिए। उपचार के दौरान रोगी को पहले से दबी हुई बीमारियां उभर कर सामने आ सकती है, किंतु वो बाद में फिर समाप्त हो जाती है। कई बार कई पेशेंट हमारे यहाँ डॉक्टर आए और उनका कमर दर्द का हमने पॉइंट लगाया और उनका कमर दर्द बढ़ गया,
तो वो दबी हुई बीमारी थी जो उभर कर सामने आ गई। अगर वो कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट लेते, वो डर गए, उपचार ही छोड़ दिया। ऐसे बहुत लोग वो छोड़ देते हैं डर से। लेकिन अगर मैं उनको ये बात समझा देता तो वो शायद ट्रीटमेंट नहीं छोड़ते और उनका कमर दर्द ठीक हो जाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, छुपा के रखते हैं, बताते नहीं, हल्का हल्का है, काम चलता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। एक्यूप्रेशर से आप पूरा तरह ठीक हो सकते हैं। पॉइंट आप लगाइए, बिल्कुल आराम मिलेगा, धीरे धीरे सही। साल 2 साल लगता है 20 साल पुरानी बीमारी के लिए, लेकिन ठीक हो जाती है। उपचार के दौरान रोगी को शांत और गहरी निद्रा में सो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी रोगी अपने आंसुओं के माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसके आंसू को रोकना संभव नहीं है, असंभव हो जाता है। एक पेशेंट हमारे पास जयपुर से आई थी और हमने उसको पॉइंट ट्रीटमेंट दिया, उससे 2 वर्ड बात किया और वो बहुत रोने लगी। तो हमने उनको समझाया भी और उसको ट्रीटमेंट भी दिया। धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो उसमें आपको भी ध्यान रखना है, पेशेंट से प्यार से बात करनी है। कभी कभी रोगी अपनी बीमारियों के दौरान विस्तृत व्याख्या करने लगते हैं, बहुत सारी बातें वो सुनाने लगेंगे। वो भी आपको ध्यान रखना है और उनको उनको सुनना है, उनको उल्टा नहीं बोलना है और उनको ट्रीटमेंट करके उनको प्यार से भेजना है। उपचार के दौरान टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। परिणाम स्वरूप कभी कभार यूरिन बढ़ भी सकती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है टॉक्सिन्स रिलीज होने के लिए। कभी कभी दस्त भी लग जाता है। ऐसे में इसको कोई विकार नहीं समझना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं मानना चाहिए, ठीक है। वो भी बॉडी का, छींके भी कई बार आना लगता है, तो वो भी स्वतः ही 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाता है। अभी आपने पढ़ा था, ये चीज हो गई है। दबी हुई एनर्जी पुनः प्रकट हो सकती है, जो कि अंतगता सदैव ही समाप्त हो जाती है और दशा में संकेत मिल मानना चाहिए। ये भी एक गुड साइन है। और इसको, उसमें दबी हुई एनर्जी बाहर आए तो पूरी ठीक होने के लिए आया है और उसका ट्रीटमेंट आप देते रहेंगे, पूरा ठीक हो जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान हमें रखना है। ये सब बातें हमारे ध्यान में होना चाहिए। जो पुराने थेरेपिस्ट हैं उनको वापस से ये बातें याद हो गई होगी। और प्रकृति ने हमारे हाथों में, पैरों में, देखिए अब सूजो कोरस्पोंडेंस क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सब तो अभी वो सावधानियां थी और वो सब जानकारियां थी जो महत्वपूर्ण, जो सभी थेरेपिस्ट को होना चाहिए या सभी लोगों को होना चाहिए। प्रकृति ने हमारे हाथों में एवं पैरों की संरचना इस ढंग से किया है कि सभी सभी अंगों का, अवयवों का सादृश्य आपके हथेली और तलवों में है। इनके सादृश्य केंद्रों पर अगर आप दबाव देंगे अन्य माध्यमों से, शरीर की ऊर्जा शक्ति विश्लेषित यानी स्टेमुलेट करके शारीरिक असहजता यानी डिजीज, शारीरिक असहजता, देखिए डिजीज का मतलब क्या होता है, शारीरिक असहजता का निवारण किया जा सकता है और उसको इजी बनाया जाता है, ईज किया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारे हाथों और पैरों में सादृश्य बिंदु स्वतः ही दबते हैं, दबते रहते हैं और सहज रूप से रक्त का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। परंतु जब